आप सबका स्वागत है बैंक साथी चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या अलग पढ़ना है जो हम बैंकिंग में पढ़ते हुए आ रहे हैं, आईपीएस पीओ में पढ़ रहे हैं या एसबीआई पीओ के लिए पढ़ रहे हैं, उससे क्या चीज़ हमें अलग पढ़ना है एलआईसी एओ में, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है जो स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस है और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है इसके बीच में, और क्या क्या चीज़ आपको अलग पढ़नी पड़ेंगी बैंकिंग से, जो आपको बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो उससे क्या क्या अलग पढ़नी पड़ेंगी एलआईसी एओ के लिए, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किसको अप्लाई करना चाहिए एलआईसी एओ के लिए और किसको नहीं। ठीक है, किसने कर दिया वो तो ठीक है, और वो आप देख सकते हैं वीडियो की क्या अलग पढ़ना चाहिए, और किसने नहीं किया है तो मैं उनको बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए। पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो प्रीलिम्स का पैटर्न जैसा बैंकिंग का पैटर्न रहता है वैसे ही रहेगा। जैसे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेगा, 35 क्वेश्चन क्वांट में भी 35 मार्क्स के। इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इंग्लिश में आप कितना भी स्कोर करो कुछ मतलब नहीं बनता, तो इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। मतलब टोटल जो है मार्क्स आपको मिलेगा 70, तो 70 में से स्कोर करना रहता है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी बताई गई है नोटिफिकेशन में कि पहले बता दिया कि 20 गुना ज़्यादा जो है प्रीलिम्स में सेलेक्ट किया जाएगा, जो आईपीएस नहीं बताता लेकिन इन्होंने बताया है, तो फिर एक अच्छा खासा देख सकते हो कि 20 गुना जो है बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, तो जितने वैकेंसी है उसका 20 गुना जो है बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा स्टेप है। और अगर बात करें मेंस की पैटर्न की, तो सबसे ज़्यादा अलग जो आपको मिलेगा वो मेंस का पैटर्न ही मिलेगा बैंकिंग एग्जाम से। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स क्लियर करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एलआईसी एओ में, क्योंकि कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ जाती है 52 जनरल की। ठीक है, तो 70 में से 52 लाना भी कोई इतना इजी नहीं रहता। ठीक है, अगर बात करें आईपीएस पीओ की, तो आईपीएस पीओ में जो है आपको लाना कितना होता है 55 लेके आ जाओगे तो आपका क्लियर हो जाता है 100 में से 55। और एलआईसी एओ के बारे में बात करें तो एलआईसी एओ का जो पेपर का लेवल है वो आईपीएस पीओ से और एसबीआई पीओ से तो कम रहेगा, और आरआरबी पीओ के बराबर मान सकते हो। ठीक है, लेकिन इतना भी इजी नहीं रहेगा कि आप अच्छे से, आप अगर अच्छे प्रिपरेशन नहीं करके जा रहे हो तब भी आप क्लियर कर दोगे। ठीक है, इसके लिए आपके मिनिमम 85 टू 90 परसेंटाइल आनी चाहिए, तभी जो है आप एलआईसी एओ का प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। तो ये तो चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए नहीं बना है एलआईसी एओ। ठीक है, सच्चाई है, कड़वी है, ये बात समझ लो, आपके लिए एलआईसी एओ नहीं बना है। सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है वो है वैकेंसीज कम रहती है, जिसकी वजह से जो बिगनर्स हैं इनके चांसेस कम बन जाते हैं। आप ट्राई करने के लिए दे सकते हो लेकिन आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। अगर बात करें जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं उनके लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो इसमें इंग्लिश, जिसको इंग्लिश वीक है उनके लिए एडवांटेज है। दूसरी आपको मिलेगी क्वांट और रीजनिंग जो है वही दोनों है, और इसी के बेस पे आपका जो है पूरा पूरा मेरिट बनेगा मेंस के लिए। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस जो पहले तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, और जो बिगनर है वो वीडियो पूरा एंड तक देख सकते हो कि आपको आगे कैसे प्रिपरेशन करनी है, अगर आगे कभी नोटिफिकेशन आया तब प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आप समझ सकते हो। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भर के रखा हुआ है तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। अगर बात करें नेक्स्ट मेंस की, तो मेंस में भी आप देखोगे तो इसमें जनरल अवेयरनेस और इंश्योरेंस वाला जो पार्ट है ये अलग है। बाकी रीजनिंग और डीआई जो है वो सेम, जैसे कि आईपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो, उससे भी कम लेवल पे आने वाला है। मेन डिफरेंस कहाँ पे है वो आपको मिलेगा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें ये अभी आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो, और एलआईसी एओ के बारे में बात करें तो एलआईसी एओ कहाँ पे होने वाला है, एलआईसी एओ जो मेंस है वो नवंबर में होगा। इसका मतलब आपको 6 महीने का पुराना करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है, और ये करंट अफेयर्स आपने ऑलरेडी आईपीएस पीओ या तो एसबीआई पीओ के जब तैयारी कर रहे होंगे तब तो आप ऑलरेडी इसको कवर करते हुए आ रहे हो। तो आपका 3 सेक्शन जो है ऑलरेडी कवर्ड है, वो आपको मिलेगा। पहला रीजनिंग सेक्शन, दूसरा जीए, तीसरा आपको मिलेगा डीआई। तो ये 3 सेक्शन जो आपको ऑलरेडी कवर्ड है, और चौथा सेक्शन के बारे में बात करें डिस्क्रिप्टिव जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये भी कवर्ड है। ठीक है, एक सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा जो है लोगों को परेशान करता है वो है इंश्योरेंस का। ये इंश्योरेंस वाला सेक्शन जो है वो अलग से पढ़ना पड़ता है। इसके साथ एक और पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे जो है ऑलरेडी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है बता दिया गया है। जैसे कि रीजनिंग के बारे में बात करें, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का है, तो इसमें से 50% निकालोगे तो 45% जो है 45 मार्क्स जो है आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 55% निकालोगे तो हर एक का वैसे ही है। अगर जीए के बारे में बात करें 60 मार्क्स है, तो इसमें से अगर आप डिवाइड कर दोगे, अगर इसका 50% निकालोगे तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा। तो 30 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा तभी जो आपका एग्जाम क्लियर होगा, और बहुत सारे बच्चे जो है यही नहीं कर पाते। 90% जो स्टूडेंट है आपको मिलेंगे, 80 से 90% स्टूडेंट जो है आपको मिलेंगे कि ये जो 50% जो मार्क्स स्कोर करना पड़ता है यही नहीं कर पाते, और बाकी उसके बाद एग्जाम क्लियर
नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये 50% मार्क्स जो है स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जो है आपका एग्जाम क्लियर होगा। स्पेशली जीए के बारे में बात करें, जीए में स्कोर करना और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट में स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये दो जगह पे जो है आपको स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, और बाकी जगह पे तो रीजनिंग और क्वांट में तो नॉर्मली लोग कर देते हैं, नॉर्मली जो है बच्चे कर देते हैं। कट ऑफ के बारे में बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ बताया, प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है 55 के आसपास जाता है, और मेंस का बात करें तो 223 जाता है। देखो 300 का पेपर है, 300 के पेपर में से 223 एक अच्छा खासा कट ऑफ है, ठीक है। आपको इसको वो नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना, ठीक है। इसको ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स स्कोर कर भी दिया तो भी आपका 150 बनता है, ठीक है। पहले तो 45 वहाँ पे आपको 90 मिल जाएगा, 30 का 60 मिल जाएगा, तो 150 मार्क्स जो है आपको मिनिमम स्कोर करने ही रहते हैं। उसके ऊपर और 70 मार्क्स स्कोर करोगे तब जाके आप जो है मेंस क्लियर करोगे, इंटरव्यू नहीं क्लियर करोगे। अभी आपने सिर्फ मेंस क्लियर किया है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए और आपको मान सकते हो कि 10 मार्क्स 15 मार्क्स और ज़्यादा लाना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि जो ओबीसी है उसका कट ऑफ बहुत कम गया था, पिछली बार 164 गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी ओबीसी की कैंडिडेट हैं वो खुश हो जाएगी, भाई इतना कम कट ऑफ गया हुआ है तो मैं अप्लाई करके जो है यहाँ पे मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन आपको स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट ऑफिशियल जो LIC ने जो कट ऑफ दिया गया था उसके बेस पे मैं आपको थोड़ा कुछ समझाना चाहूँगा, इससे आपको समझ आ जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर बात करें कि जनरल की कट ऑफ के बारे में मेंस की, तो 223 गई थी और फाइनल कट ऑफ गई थी 281, ठीक है। 281 जो है फाइनल कट ऑफ गई थी। तो 223 जो है 300 में से मेंस का कट ऑफ गया था। और अगर बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में 60 मार्क्स जो है और आपको मिनिमम 30 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा तभी जो आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि आपने 30 मार लिया, ठीक है। 30 मार लिया तो कितना हो गया, 253 हो गया। तो इससे तो आपका कभी एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप मिनिमम स्कोर करोगे तो एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं इंटरव्यू में। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से जो भी आपको कट ऑफ मार्क्स दिया है 223 देकर रखा है, तो 240 या तो 250 मान के चलना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप इंटरव्यू में क्लियर कर लोगे आराम से, ठीक है। तो मान सकते हो कि 300 में से 250 स्कोर करना है आपको LIC AO में, तभी जो है आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। एक तो आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको 90 परसेंटाइल के आसपास लाना है। दूसरा आपके लिए मेंस भी है, जिसमें आपको 250 नंबर लाने पड़ेंगे 300 में से, तभी क्लियर होगा। अब मैं ओबीसी के बारे में क्यों बता रहा था कि ओबीसी का जो कट ऑफ है इससे आप इंटरव्यू में तो चले जाओगे। अगर पिछले साल के हिसाब से आया तो 164 कट ऑफ गया है, तो मान लेते इसमें से हम 20 नंबर ऊपर ले लेते, 180 आया, और उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स है वो ले लेते, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितना 60 है इंटरव्यू में, तो 60 हमने प्लस कर लिया, तो टोटल कितना हो गया 240 मार्क्स। कट ऑफ कितना गया था फाइनल कट ऑफ देखोगे तो 266 गया था। तो आप कभी जिंदगी में जो है क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये जो ओबीसी का कट ऑफ है ये देख के जो ओबीसी के जो स्टूडेंट है वो खुश ना हो जाए, और इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको भी ट्राई करना है कि 210 220 जो है स्कोर करने की, ठीक है। तभी जो आपका जो है एग्जाम क्लियर होगा, अगर पिछली बार की तरह से ट्रेंड ले तो, ठीक है। मोस्टली ट्राई करने की 250 जो नॉर्मल स्कोर है वो कर लेने का। और फिर परसेंटाइल के बारे में बात करें तो परसेंटाइल भी आपको 90 प्लस रखने की कोशिश करनी है मेंस में भी, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मेन जो बच्चे हैं स्कोर नहीं कर पाते, जीए का जो सेक्शनल कट ऑफ रहता है वो जो 30 मार्क्स का है, और जो इंश्योरेंस अवेयरनेस का जो 30 मार्क्स रहता है ये, तो ये दोनों स्कोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 90% जो स्टूडेंट है वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है ज़्यादा फोकस करना है। बाकी DI और रीजनिंग ये सब तो सब कर लेंगे, क्योंकि लेवल IPS PO के बारे में बात करें, इस लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो तो LIC AO कुछ आपको लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो मेजर जो है डिफरेंस आपको GA और फिर इंश्योरेंस अवेयरनेस में ही मिलने वाला है। अब इंश्योरेंस अवेयरनेस और फिर GA के बारे में बात करें तो कैसे डिफरेंस है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं स्टैटिक के ऊपर ले जाता हूँ, स्टैटिक बैंकिंग और स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है। अगर अभी के बारे में बात करें तो स्टैटिक बैंकिंग में रेगुलेटरी आप क्या पढ़ते हो, RBI के बारे में पढ़ते हो, लेकिन अगर स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में बात करें तो इसमें आपको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना रहेगा। लॉ एंड एक्ट के बारे में बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पढ़ते हो, RBI एक्ट पढ़ते हो, सरफासी एक्ट, ये सब कुछ पढ़ते हो आप। लेकिन अगर इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो इसमें जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, इंश्योरेंस एक्ट, ये सारे एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। कमेटी के बारे में बात करें तो कमेटी में आप नरसिम्हन जो कमेटी है इसके बारे में पढ़ते हैं, और फिर इसमें मल्होत्रा कमेटी, ये तो आपको ऑलरेडी बैंकिंग में भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये वाला तो टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ते हो, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना पड़ता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, लीड बैंक, ये सब कुछ पढ़ते हो, लीड बैंक स्कीम, ये सब कुछ पढ़ते हो। और इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है,
सुरक्षा बीमा योजना, ये सब तो ऑलरेडी आप जो स्कीम जो पढ़ते रहते हो वही सारे कुछ यहाँ पे वापस से रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में है और जो इंश्योरेंस बैंकिंग अवेयरनेस में है, किस तरह से जो है डिफरेंट जो है आपको चीज़ें पढ़नी रहेंगी। ठीक है, तो इसके साथ हम और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको आगे और क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप अगर बैंक के बारे में बात करें तो नबार्ड, सिडबी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, एजेंसी के बारे में पढ़ते हो। इसमें आपको LIC, GIC, ECGC ये सारे के बारे में पढ़ना रहता है। इंटरनेशनल प्रेजेंस में आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB ये सब के बारे में पढ़ना रहता है। इंश्योरेंस में आपको री इंश्योरेंस मार्केट, फिर जो लंदन है, लॉर्ड लंदन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजेशन है, तो ये सारा कुछ पढ़ना रहता है। स्टैटिक जीके फोकस में आपको मॉनेटरी पॉलिसी ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको जो गाइडलाइंस हैं, जो इंश्योरेंस के गाइडलाइंस हैं, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। आप देख सकते हो क्या क्या डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। आप ऑलरेडी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे होंगे, उसके साथ आपको स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, आप यहाँ से वो चीज़ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा जो है ये चीज़ पढ़नी है। जैसे बैंक के बारे में बात करें तो बैंक में जो है RBI इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आपके लिए इंश्योरेंस का जो एग्जाम है LIC का AO, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है RBI का न्यूज़, क्योंकि वहाँ पे GK एंड करंट अफेयर्स दे के रखा हुआ है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो भी गाइडलाइन है वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन फंसे जाते हैं, और इंश्योरेंस के ऊपर अगर कोई भी न्यूज़ आता है तो उसको आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक को लिंक करते हुए, तभी जो है आप पूरे के पूरे तैयार हो पाओगे LIC AO बनने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान देते हुए चलना, तभी जो है आपका एग्जाम क्लियर होगा। ये जो PDF है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। इवन मैंने यहाँ पे और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हुए एक एक चीज़ मैंने आपको PDF में प्रोवाइड करके रखी है कि आपको स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस में क्या क्या पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है, और ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बात करें तो ये सब आपको पढ़ना, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये सब आप कंपेयर करके चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसका जो PDF है माइंड मैपिंग फॉर्म में जो प्रोवाइड करके रखा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। तो इसमें जो भी कंटेंट है माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई से मिलता है। तो ऑलरेडी बैंकिंग अवेयरनेस का PDF अपलोडेड है, और मैं ट्राई करूँगी इंश्योरेंस अवेयरनेस वाला जो है PDF वो भी मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहेंगे। माइंड मैपिंग फॉर्म में अगर करंट अफेयर्स पढ़ना रहेगा, माइंड मैपिंग फॉर्म में अगर करंट अफेयर्स PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम वीडियो यही पे एंड करते हैं, बाकी हम मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। बाय।